रिएक्शन करता। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यस सर, मॉलिक्यूलरिटी के बाद हमने उसमें स्यूडो के डैश फर्स्ट इज ऑर्डर। इक्वल टू के H2O। हाँ, डी एच टू को इसलिए हमने कांस्टेंट ले लिया क्योंकि एक्सेस में था। जी सर। अब अपने पास आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यहाँ देखिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की जब बात करते हैं, ठीक है, तो अब तक तो सीधा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला आ रहा था रेट का। अब बेसिकली हम इसको इंटीग्रेट करके, ठीक है, काफी एक अच्छा सा फॉर्मूला बना लेंगे। और यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं वो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इट मीन्स दैट the rate of reaction, it means that the rate of reaction is proportional to zero power या power zero of the concentration of reactant। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें रेट लिखना होता है युवराज, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं -d/r/में dt इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, k इंटू आर का पावर क्या आएगा, बताइए जरा, यहाँ पे आर का पावर क्या आएगा युवराज। सर आर का पावर सर कुछ भी नहीं। जीरो आएगा, जी सर। क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और के इंटू, और इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन में। और रेट लॉ एक्सप्रेशन का पावर जो होता है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन करता है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। जी सर। अब देखिए यहाँ पे वही सारी चीजें हैं कि हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, d/r इज इक्वल टू, ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस कर दूंगा और जो नीचे था डेनोमिनेटर में इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो dr इज इक्वल टू -k/dt। और हम यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो d/r इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बाहर ले लिया, के डी टी आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन आपको पता है, डी आर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा, इज इक्वल टू के का डी टी का इंटीग्रेशन के टी होगा, यहाँ पे आ जाएगा के टी, और उसके साथ इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट आ जाता है आई। तो ये जो आई होता है बेसिकली ये क्या होता है आपका, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जस्ट सपोज लेट, ठीक है, एट टी इक्वल्स टू जीरो पे, टी इक्वल्स टू जीरो पे, मतलब टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था या होने वाला था, जो रिएक्टेंट है वो आर नॉट है। आर इज इक्वल टू क्या आपका, आर नॉट है। तो हम क्या करेंगे कि टी इक्वल्स टू जीरो ऊपर वाले वैल्यू में पुट करेंगे, तो यहाँ पे आर नॉट हो जाएगा, क्योंकि मैंने टाइम के जगह क्या लिख दिया, जीरो, और प्लस में क्या लिख दिया, आई लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आर नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। आई हो जाएगा। तो अब बस यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ और यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
I in equation 1, putting the value of I in equation 1, R is equal to माइनस के टी, और प्लस में क्या आ जाएगा, I के जगह R नॉट लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे के को, तो के टी हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस, लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में ला लेंगे, तो यहाँ पे के का एक फॉर्मूला बन जाएगा आर नॉट माइनस आर के बीच में अपॉन में टी, और इनके बीच एक ग्राफ प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन को लेके, तो वही आ जाएगा आपका, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ जो होगा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देखे, और यहाँ माइनस है तो ये जो ग्राफ आएगा सीधे सीधे नीचे आ जाएगा। यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट होगा, तो इसे लिख लीजिए, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। डन सर। चलिए, तो इसमें कुछ पूछना है नहीं, इजी है एकदम। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास देखिए ये था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जब बात होती है, तो इसका मतलब पावर कितना होना चाहिए, सर पावर 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए। तो यहाँ से जस्ट सपोज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस डी ऑफ आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर का पावर क्या होगा, 1 1। होगा। ठीक है, तो इसको बस ऐसे ही लिखते जाएंगे हम, एक ऐसे लिख देंगे, अब डी ऑफ आर अपॉन में आर ले लिया हमने, इज इक्वल टू के डी टी ले लिया, और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस लगा दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अब हम इंटीग्रेट करेंगे। जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, डी ऑफ आर अपॉन आर इज इक्वल टू के डी टी, और ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, आ जाएगा। जी सर। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें पता है डी ऑफ आर अपॉन आर, यानी 1/r का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन आर हो जाएगा, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन एल एन एक्स होता है, इज इक्वल टू माइनस तो रहेगा ही रहेगा, के का इंटीग्रेशन के टी होगा, और आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये के का इंटीग्रेशन के टी होगा, और आई जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, सर इसकी वैल्यू भी चेंज होती है। किसकी, आई की, कभी भी आप वो मैथ्स में पढ़िएगा ना इंटीग्रेशन, अभी कैलकुलस, तो उसमें सी लेते हैं। ठीक है, उसमें एक कांस्टेंट, मतलब इसमें परफेक्ट आंसर नहीं आता तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं जी अकॉर्डिंग टू द सर। इंटीग्रेशन, तो ये बस आई होता है, कभी कभी इसका वैल्यू भी निकालना होता है, क्योंकि ये चीजें अगर हमें दोनों पता है तो ये तो निकल ही जाएगा ना। जी सर। तो देखिए आई जो होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एट टी इक्वल्स टू जीरो पे हमने वही सपोज कर लिया कि जो फाइनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए, आर नॉट होना चाहिए। ठीक है, तो बस यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो एल एन आर नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के टी, और प्लस में, सॉरी, के इंटू टी के जगह क्या लिख दूंगा, जीरो लिख दूंगा, और ये आई, तो यहाँ पे पता चल गया आपको कि एल एन आर नॉट इज इक्वल टू आई आ रहा है। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, और फिर क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में हम डालेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी, और आई के जगह क्या लिख देंगे, एल एन आर नॉट रख देंगे, एल एन आर नॉट। अब बस हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में के टी को ले लेंगे, एल एन आर नॉट राइट हैंड साइड पे भाई यहीं पे रखेंगे, और इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल एन आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर इज इक्वल टू एल एन आर नॉट लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, के टी, तो यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t एल एन आर नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा,
आर आ जाएगा। वैसे का वैसा रह जाएगा। ठीक है। जी सर। आसान है एकदम। हाँ जी सर, एक बार पिछले पेज पे जा सकते हैं? हाँ हाँ। दस है। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं यहाँ पे। इसमें भी एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे हम लोग। ग्राफ देखिए कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो इसमें जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड आएगा। बट थोड़ा ज्यादा कर्व नीचे को जाएगा शायद। ये ऐसे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका एल एन आर नॉट। इसका स्लोप जो होगा वो माइनस के होगा। सर ये एकदम नीचे नहीं जाएगा? एकदम नीचे वो माइनस में नहीं जाएगा ना कॉन्सेंट्रेशन। नहीं मतलब वहां पे टच करेगा? नहीं टच, कंसंट्रेशन जीरो कर भी सकते हैं। अब जैसे 100% रिएक्शन है तो 100% मतलब पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो जीरो कर देंगे। जैसे वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस को टच करते ही इसका कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जी सर। और प्रोडक्ट का पूरा इंक्रीज हो जाएगा, तो 100% कंप्लीशन होगा तो हो जाएगा। ओके सर, डन। हो गया। अब देखिए इसी में हमने क्या किया, जीरो ऑर्डर में टी इक्वल्स टू जीरो लिया, और इसमें क्या लिया, टी इक्वल्स टू जीरो। अब ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसमें हमने क्या कर लिया कि जस्ट सपोज एट टाइम टी वन, एट टाइम टी वन पे हमने सपोज कर लिया कि जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ये टी वन है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया कि आर की जगह आर वन लेना है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की जगह आर वन लेना है। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो अपने पास एक रिएक्शन बनेगा, एल एन आर वन इज इक्वल टू माइनस के टी वन प्लस एल एन आर नॉट। एक्चुअल में हम यहाँ कहाँ, ये कहाँ पुट कर रहे हैं, तो पिछला वाला एक रिएक्शन देखिए आप, इस वाले में पुट कर रहे हैं। जी सर। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। हाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेकंड इक्वेशन जो अभी लिखा हूँ इसमें लिख रहे हैं एल एन आर वन, क्योंकि के टी वन ले रहे हैं और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहेगा, एल एन आर नॉट। ठीक है। ऐसे ही जी हमने सर। क्या किया यहाँ पे कि एट टाइम टी टू, एट टाइम टी टू जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आर टू हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एन आर टू इज इक्वल टू माइनस के टी टू प्लस में एल एन आर नॉट, ये हो जाएगा। सर इसमें हमारा क्या कहते हैं, आर नॉट आर वन आर टू बेसिकली है क्या? आर नॉट जो है टी इक्वल्स टू जीरो पे लिया है आपने, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, जी सर। वो आर नॉट है। ठीक है। अब टी समझ वन गया टाइम सर। हुआ, ठीक है, तो आर वन हो गया, और टी टू टाइम हो गया तो आर टू हो आर गया। टू हो ठीक गया। है। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं थर्ड इक्वेशन लेता हूँ, और इस इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन लेता हूँ, और यहाँ क्या करता हूँ, 3 - 4 करता हूँ। क्या करता हूँ, 3 - 4 कर देता हूँ। अब देखिए 3 - 4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एल एन आर वन माइनस एल एन आर टू इज इक्वल टू माइनस के टी वन प्लस एल एन आर नॉट माइनस, ठीक है, ये पूरा लगा दूंगा, के टी टू, ठीक है, प्लस एल एन आर नॉट। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के टी वन प्लस में एल एन आर नॉट, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, के टी टू और माइनस एल एन आर नॉट हो जाएगा। बस सिंपल मैथ सॉल्व कर लो, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा, एल एन आर वन अपॉन में आर टू, और यहाँ क्या हो जाएगा, एल एन आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, एल एन ऑफ आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है तो पहले ले लेता हूँ इसको, के टी टू माइनस के टी वन। तो एक तरह से इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा अगर आप, तो हम इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे कि के कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ आ जाएगा टी टू माइनस टी वन, और ये हो जाएगा एल एन आर वन अपॉन में आर टू। बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने का। सबसे पहला तरीका तो मैं ये लिख दूंगा कि के इज इक्वल टू वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, और एल एन जो होगा आर वन अपॉन में क्या हो जाएगा, आर टू होगा,
और k इज ऑल्सो इक्वल्स टू, इसको लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 t2 माइनस t1 और लॉग ऑफ r1 अपॉन r2। तो ये वाले फॉर्मेट का हमने पहले भी कहीं देखा है पीछे, R1/R2, जैसे उसमें था प्रोडक्ट ओवर कुछ। वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आता है आपका नर्स्ट इक्वेशन में। जी सर। ठीक है, वहाँ पर। तो पीछे स्लाइड करूँ क्या? हाँ सर, एक पीछे। एक मिनट में वाटर बोतल। हो गया युवराज? जी सर। स्लाइड चेंज करो। हाँ जी सर। यहाँ भी दो ग्राफ बनता है, एक तो ln r नॉट अपॉन r के बीच में कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ही ग्राफ है आपका। बस यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो ln r नॉट अपॉन r के बीच में लेंगे, तो सीधे सीधे ये t के प्रोपोर्शनल हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन आता है। एक ग्राफ जो होता है आपका सेम ऐसे ही हो जाता है, ln r नॉट, ये ln r वर्सेस टाइम के ग्राफ बीच का ग्राफ है, तो ये हो जाता है। युवराज
हेलो सर युवराज का खुद से लीव हो गया, मैं तो मीटिंग में हूँ। हेलो। जी सर, सॉरी, मेरा नेट चला गया था। अच्छा, तो ये था आपने। हाँ सर, इसमें से सर बस ठीक ये करो क्या? वो बनाना रह गया इसमें। ग्राफ। जी सर। ग्राफ प्लॉट कर लीजिए।
हो गया युवराज? जी सर। चलिए, अब देखिए इसके बाद अपने पास टॉपिक आता है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टी हाफ, देखिए इसको, इसका डेफिनेशन तो लिखेंगे, उससे पहले देखिए क्या होता है हाफ लाइफ। रिएक्टेंट के बारे में ही होता है, मतलब ये होता है हाफ लाइफ का कि जितने टाइम में कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाए। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? रिएक्शन शुरू होने से पहले अगर मान लीजिए 10 मोलरिटी था, तो कुछ टाइम बाद वो 5 मोलरिटी हो जाएगा, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो गया जितने टाइम में, वो उसका हाफ लाइफ हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं द हाफ लाइफ of a reaction is the time in which the concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration। तो यहाँ एक चीज क्लियर है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितना है उसको आधा होने में जितना टाइम लगे उसको हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। तो यहाँ जीरो ऑर्डर के लिए भी हाफ लाइफ निकालेंगे और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हाफ लाइफ निकालेंगे। तो यहाँ टॉपिक डालते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब देखते हैं हाफ लाइफ, तो यहाँ हमने पहले ही एक फॉर्मूला, पिछले स्लाइड में हमने एक फॉर्मूला निकाला था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, कि K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन में के। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या होगा, एट T इज इक्वल टू टी हाफ, जो आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? जी सर। जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो आधा होना चाहिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का। अब हम सिंपल ये कर देंगे कि यहाँ पे जो ये है टी का वैल्यू है, यहाँ पे मैंने लगा दिया टी हाफ। अगर मैंने टी हाफ ले लिया, यानी हाफ लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो ये तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल ही रहेगा। लेकिन ये क्या है, आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, जो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई के रहेगा ही। अब फुल माइनस हाफ करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, हाफ ही बचेगा, आर नॉट जी बाई सर। टू डिवाइडेड बाई के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन टू के। इसे लिखिए। जी सर। सर इसका फायदा क्या होता है हाफ लाइफ निकालने का? निकालने को देता है, जैसे अलग अलग, ये मेरे ख्याल से वो अजीब सा टाइम वाइम पे दे देता है ना, एस्ट्रोलॉजर नहीं, वो क्या बोलते हैं जो बहुत पुरानी पुरानी चीजें ढूंढते हैं। आर्कियोलॉजिकल। हाँ, आर्कोलॉजिकल, उसमें टाइम वाइम कैलकुलेट करने का टाइम मतलब काम आता है बेसिकली, कि ये कितने साल पुराना है वगैरह वगैरह। फिर आपका उसमें उन सब चीज़ों में भी यूज होता है, रेडियो एक्टिव वगैरह में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वगैरह में। ओ। अप्रोक्सीमेशन में कि ये कितना पुराना हो सकता है या फिर कितने टाइम तक चलेगा वगैरह वगैरह। तो हाफ लाइफ से हम जैसे मान लीजिए 30% उसका लाइफ चला गया या फिर इतना परसेंट चला गया, तो काफी कुछ क्या चला कैलकुलेट गया कर, सर? मतलब 30% उसने अपनी मतलब खत्म हो गया। क्या? मतलब कुछ भी, जैसे मान लीजिए कोई चीज है धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। जी सर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका हम बात करते हैं कि सन जो है इतने बिलियन ईयर्स तक चलेगा, इतना
हो चुका है इतने टाइम में खत्म हो जाएगा। तो हर चीज एक बार के बाद खत्म ही होता है ना। जी सर। तो उसी में कैलकुलेट वगैरह करते हैं कि एस्टिमेशन लगाते हैं कितने साल तक और आगे होगा या फिर कितना पुराना है, ये सारी चीजें। तो हाफ लाइफ तो एक आपको बस बता दिया है, वैसे मतलब ऐसे भी निकाला जा सकता है कि 10% खत्म हुआ है, ठीक है, या 20% या फिर 99%, ये सारी चीजें। एक तरह से हर जगह रिएक्शन ही तो हो रहा है, देखा जाए ये तो। भी सही है। हाँ है जी कि सर। नहीं? अब आप अपने आप को देखते हैं, टाइम टू टाइम हम लोग चेंज होते जाते हैं, एक तरह से देखे तो रिएक्शन हो रहा है। धीरे धीरे यस उसके सर। बाद कंप्लीट हो जाएगा। ले तो जाएगी। हाँ, ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन खत्म हो जाएगा। हाँ, उसके बाद नो रिएक्शन, पूरा जी सर। प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। चलिए स्लाइड चेंज करो। यस सर। अब आएगा अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जब बात होती है तो यहाँ पे भी वही अपने को एक फॉर्मूला निकाला था हम लोगों ने कि K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ आर नॉट अपॉन आर लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर। सबसे पहले तो एक टी का फॉर्मूला निकाल देते हैं यहीं पे, आसान है ये। 2.303 अपॉन में क्या आ जाएगा, और लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, आर नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, एट टी इक्वल्स टू टी हाफ। एट टी इक्वल्स टू टी हाफ, जो आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम टी हाफ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन में के लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो आर नॉट ही होगा, लेकिन जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि ये दोनों कैंसिल हो गए और टू ऊपर आ गया। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा कि टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के, और लॉग क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। लॉग टू का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका, 0.3010। तो यहाँ देखिए ये 2.303 के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.3010। तो यहाँ टी हाफ का जो वैल्यू आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, 0.693 अपॉन के। देखिए एक चीज मैंने लिखवाना उसमें भूल गया फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, कि यहाँ पे जो अपने पास आया है ये वाली टर्म, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन टू के, तो यहाँ से पता ओके। चल रहा है कि जो टी हाफ है जीरो ऑर्डर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, उसका टी हाफ हाफ लाइफ जो होगा उतना ज्यादा होगा। क्लियर है। जी सर। जबकि यहाँ बात करें तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का टर्म ही नहीं आता, तो यहाँ पे टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, it is independent of initial concentration. It is independent of initial concentration. It is independent of initial concentration. जी सर। जी, हो गया। एक मिनट सर। आप ऑन टाइम कभी भी नहीं होते हैं।
हमेशा 5-10 से 15 मिनट लेट, इन बिटवीन 10 to 15 मिनट्स। डन सर। चलिए अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये मैंने क्वेश्चन करवाया था क्या आपको? रेट ऑफ रिएक्शन इज, मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, शायद याद आए तो बताइएगा आपको। द रेट फॉर अ रिएक्शन ऑफ ए बी एंड सी हैज बीन, शायद नहीं लिखवाया था, फाउंड। रेट इज इक्वल टू, दे रखा अपने पास एक रेट लॉ एक्सप्रेशन में, रेट इज इक्वल टू के इंटू बी इंटू सी का पावर स्क्वायर। हाउ वुड द rate of reaction changes, how would the rate of reaction changes if ये जो है आपका concentration of C is doubled, आप तो concentration C का डबल करेंगे, concentration of A is half, C जो करेंगे concentration of both B and C are doubled, D करेंगे हम concentration of each A, B and C are tripled. सर पहला तो मेरे हिसाब से ए बी सी रेज टू पावर 4 हो जाएगा। तो उससे फर्क क्या क्या पड़ रहा है रेट पे? सर पावर फोर कैसे हो कॉन्सेंट्रेशन, जाएगा? पावर फोर सर थोड़ी हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन सर डबल हुई है ना, तो तो अ, पावर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हिंट्स दूं। जी सर चाहिए होंगे हिंट इसमें। देखिए यहाँ रेट जो दे रखा है अपने को, वो ये चीज दे रखा है के इंटू ए इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है क्वेश्चन में। अब जो आपका नया वाला रेट है ना आर डैश, ये जस्ट सपोज आर था ऊपर वाला जो क्वेश्चन में गिवन था, आर डैश जो है के को ऐसे ही रखना है, ए को ऐसे ही रखना है, बी को ऐसे ही रखना है, सी को क्या करना है, डबल करना है। जी सर। डबल का और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो के इंटू ए अच्छा, इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके 4 बाहर ला देंगे। 4 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे आर डैश करेंगे तो 4 आर हो जाएगा बस। तो बस यही करना था। ओके सर। हाँ 4 टाइम्स हो जाएगा। सर ये तो आर, बड़ा आसान था। हम्म सर ऐसे फिर अगले वाले का हाफ हो जाएगा, एंड अगले उसके वाले अगले का वाले हाफ का हो भी जाएगा। 4 टाइम्स हो जाएगा। बी और एंड फिर सी आर उसके डबल, हाँ। और फिर उसके अगले उसके वाला अगले वाले का हो जाएगा हमारा 3 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 4। 27, 3 रेज टू द पावर 81, 4। 81। हाँ। यस सर। 81 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, ये भी हो जाएगा और ये हाफ टाइम्स हो जाएगा, और हाफ टाइम्स हो जाएगा। ये तो 4 टाइम्स था ही। 4 टाइम्स निकाल ही लिया। ओके। सर ये क्या बच्चों वाला क्वेश्चन था? तो एक देखना चाहिए ना, मतलब एक दिखाना जरूरी होता है फर्स्ट तो टाइम। मतलब बोलना चाहते हो अगला मुश्किल आ रहा है? नहीं नहीं मुश्किल आएगा, अभी मैं सोच रहा हूँ ये चैप्टर खत्म कर दूं बस उसके अभी बाद। खत्म हो जाएगा ये? मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन।
टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अ रेट ऑफ अ रिएक्शन, मतलब सबसे पहले इसमें रेट कांस्टेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रेट कांस्टेंट की। तो रेट कांस्टेंट के की जब बात होती है ना, तो वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अप्रोक्सीमेटली अगर 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, तो जो रेट कांस्टेंट होता है ना, वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? डबल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाई एक्सपेरिमेंट इट हैज फाउंड दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन with rise in temperature by 10 degree centigrade, the rate constant becomes nearly double, नियरली डबल। तो ये अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू देता है आपका रेट कांस्टेंट का। जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करेंगे तो ऑलमोस्ट डबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर को डिफाइन करना है तो एक आर्हेनियस ने इक्वेशन दिया था, उसके हिसाब से हम एग्जैक्ट टेम्परेचर का देख लेंगे रिलेशन क्या है के और टेम्परेचर में। ठीक है, जी तो इससे सर। पहले लिख लीजिए आप। नहीं सर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर टॉपिक डाले हम आर्हेनियस, तो आर्हेनियस इक्वेशन की जब बात होती है तो ये आर्हेनियस इक्वेशन क्या दिया था इन्होंने कि रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए इंटू ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस ई ए अपॉन में आर टी। तो ये चीजें पता हमें कि के क्या है आपका? रेट कांस्टेंट है। के क्या है आपका? रेट कांस्टेंट है। ए जो है आपका आर्हेनियस कांस्टेंट है। ए जो है आपका वो क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट। और ई जो है आपका लॉग का टर्म है। और ई ए जो है आपका ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग। ये क्या आपका? एक्टिवेशन एनर्जी है। आर जो है वो तो आपको पता है 11th से, गैस कांस्टेंट है। आर जो है वो क्या है? गैस कांस्टेंट है। और टी जो है आपका वो क्या है? टेम्परेचर है। टी जो है वो क्या है आपका? टेम्परेचर। अच्छा। क्लियर है? जी सर। तो ये आर्हेनियस ने इक्वेशन दिया था एक, और इसी पे हम ये करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे रिएक्शन कैसे प्रोसीड करते हैं इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, और जो मैंने बताया कि आर्हेनियस इक्वेशन से टेम्परेचर और के का जो वैल्यू होता है एग्जैक्ट निकलता है, वो थोड़ी देर बाद हम डिराइव करेंगे। ठीक है, अपने पास एक रिएक्शन दे रखा है, जैसे सपोज H2 प्लस I2 विल गिव 2HI। यही रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब देखिए जी एक्चुअल सर। में होता क्या है यहाँ पे कि H2 जो होता है, H और H, ठीक है, और प्लस में I और I इस तरह मिल के सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपके पास H, और फिर ये I आ जाएगा, और ये I आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये इसके साथ चला जाता है, ये इसके साथ, ये बना लेगा HI, प्लस में ये बना लेगा HI। ठीक है, और ये जो होता है आपका, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा इसका नाम क्या है, वैसे मैं अभी बता देता हूँ, ये इंटरमीडिएट है। क्या है? इंटरमीडिएट। और मैं कहूँ तो इसको ये भी कह सकता हूँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। अभी ग्राफ जब प्लॉट करेंगे ना तो अभी पता चलेगा। इसको हम क्या कहेंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड कहेंगे। कांस्टेंट। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका 2 मोलिक्यूल्स ऑफ और या 2 मोलिक्यूल्स ऑफ HI मिल गया यहाँ पे हमें। 2 मोलिक्यूल्स ऑफ HI। तो लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट हो गया और राइट हैंड साइड पे आपका प्रोडक्ट हो गया। और बीच वाला जो होगा वो इंटरमीडिएट, विच इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जी सर। स्लाइड चेंज करो। एक मिनट सर। ओके, यहाँ पे लिखे सकते हैं। सर लेकिन इससे फायदा क्या हुआ हमारा? कभी देखिए क्या क्या फायदा होगा।
यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। आपको इतना तो पता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो चीजें बनता है, जो ऑलमोस्ट जनरली बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कहते हैं। यहाँ पे एक नया टर्म आपने देख लिया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स देख लिया। ठीक है, तो सर। देखिए यहाँ पे क्या होगा अगर इसको डिफाइन करेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म intermediate to form intermediate mediate called activated complex, called activated complex, ठीक है, is called, is known as एक्टिवेशन एनर्जी। पहले इसको लिख लीजिए, फिर एक ग्राफ बनाऊंगा जिससे आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएगी। डन सर। डन, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे अपने पास है क्या, अपने पास एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। ठीक है, कि यहाँ पे एक ग्राफ जब प्लॉट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है ना, वो कुछ ऐसा आता है। ठीक है, तो एक चीज तो पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है। तो ज्यादा वाला का पोटेंशियल एनर्जी कम स्टेबल होगा, यानी यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे है H2 + I2 है, H2 + I2 है। इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, 2HI कहते हैं, 2HI। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है, एक्टिवेशन एनर्जी EA। और ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी, देखिए इसी इसी रिएक्टेंट को ये कहाँ तक ले जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत कम टाइम के लिए बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अनस्टेबल होता है, और ये सीधे उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने में, इंटरमीडिएट बनाने में, उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, उस इंटरमीडिएट से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जी सर। तो इसे लिख लीजिए। लिख लिया तो सर। एक आध और ग्राफ आता है इसमें, हमारे पास ग्राफ जो है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी। ये जो ग्राफ आता है आपका, ऐसे आता है। तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या होता है, एक क्लास 11th में केटीजी में आपने पढ़ा होगा, तीन टाइप के वेलोसिटी होते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तीन टाइप के वेलोसिटी होते हैं, एक होता है आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एक मीन वेलोसिटी, और एक रूट स्क्वायर मीन वेलोसिटी। ठीक है, RMS। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है वो क्या होता है कि जो ज्यादातर मॉलिक्यूल जिस स्पीड से मूव करते हैं उसको क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल इस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कह देंगे, इस वाले पॉइंट को हम क्या कह देंगे, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। क्या लिख देंगे, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक और ग्राफ बनाते हैं बड़ा सा, एनसीईआरटी में भी ये वाला ग्राफ गिवन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अपने पास क्या आता है कि एक अपने पास ग्राफ गिवन है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ।
ठीक है, एक में आपके पास T इज इक्वल टू ऐसे है, T इज इक्वल टू T पे टेम्परेचर, और दूसरा जो ग्राफ है वो T इज इक्वल टू ऐसे है, ये T इज इक्वल T+10 पे है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये इस वाले ग्राफ को प्लॉट करिए आप। ऊपर टी है, नीचे क्या है? T+10। T+10 है, डन सर। T+10। हो गया सर। सर जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसे क्या कहेंगे? अभी बता रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, ये जो दोनों ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। T सर ऊपर ये है, ट्रैक्शन है या फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अट्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। जी आपने क्या सर। लिखा है? फ्रैक्शन ही लिखा था सर, वो टी लग रहा था वहां पे। अच्छा अच्छा, फ्रैक्शन। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि ऐसे लाइन खींचा हुआ है, और नीचे वाले में मैंने क्या किया, नीचे वाले में ब्लैक कलर का कर रहा हूँ। ये जो होता है आपका बेसिकली, ये होता है आपका दिस एरिया शोज, इधर आगे लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग एट टी, रिएक्टिंग एट टी टेम्परेचर। ठीक है, और वहीं पे हम इधर बात करें कि इसके बारे में क्या कहा जाता है, तो दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स, एडिशनल मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग एट T+10, T+10 पे रिएक्ट कर रहा है, और इससे कहते हैं हम लोग, जो इन दोनों को अपार्ट करता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये क्या होता है, समझ इसमें गया सर। एक्टिवेशन एनर्जी होता है। जी सर। तो ये तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं वही आर्हेनियस इक्वेशन पे। ये लिख लिया आपने? डन सर। देखिए आर्हेनियस इक्वेशन अपने पास दिया गया था कि K इज इक्वल टू A इंटू ई का पावर माइनस E/RT, यही है ना? अब देखिए यहाँ पे हमें एक इक्वेशन निकालना है, तो हम सीधे सीधे लॉग दोनों साइड लेंगे, और लॉग लेके सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है कि इस साइड क्या आएगा, ln k आ गया, और यहाँ पे जो पावर में होता है जब लॉग लेते हैं E/RT हो जाता है, और इधर क्या हो जाएगा आपका पास, ln a हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक आर्हेनियस इक्वेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ लॉग। और इसके कोरेस्पॉन्डिंग अगर एक ग्राफ बनाए हम लोग किसके किसके बीच में, ln k वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ बनाए, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है वाई एक्सिस है, और 1/t जो है एक्स एक्सिस है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पे माइनस होने की वजह से ये वाला जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, डाउनवर्ड आएगा कि नहीं। जी सर। और यहाँ पे जो होगा ये आपका इंटरसेप्ट जो है, बेसिकली इसका वैल्यू क्या होगा, ln a होगा। क्या होगा, ln a। और यहाँ पे जो स्लोप होगा आपका, स्लोप यानी m जो होगा आपका, वो क्या होगा, -E/a अपॉन में क्या होगा, RT, -E/a अपॉन में क्या होगा, RT। RT होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल सा फॉर्मूला। अब इसको डिराइव करते हैं हम लोग और ये आसान बनाते हैं। ठीक है, जी सर। हो गया आपका ये? सर एक मिनट। ठीक है। सर हो गया था। चलिए,
अब देखिए अपने पास ये क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपन आर टी प्लस में ln ए। अब मैंने यहाँ क्या सपोज कर लिया, जस्ट सपोज एट टेम्परेचर T1, जो K1 का वैल्यू है आपका, K का वैल्यू है वो K1 है, और जो टेम्परेचर T2 पे K2 है। अब बस इसे सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ln K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर T1 प्लस में ln ए, और ln K2 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन में आर T2 प्लस में ln ए। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। हमने 2 - 1 कर दिया, 2 - 1 किया तो मेरे पास क्या आएगा, ln K2 माइनस ln K1, और K2 की जगह क्या लिख देंगे, ई ए अपॉन आर T2 प्लस ln ए माइनस माइनस ई ए अपॉन आर T1 और प्लस ln ए आ जाएगा। ठीक है, प्लस ln ए आ जाएगा। ln K2 अपॉन K1 को हम सीधे सीधे ln K2 माइनस K1 को K2 अपॉन K1 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई ए अपॉन आर T2 प्लस ln ए माइनस माइनस प्लस ई ए अपॉन आर T1, और यहाँ पे माइनस ln ए आ जाएगा, और यहाँ से दिख रहा होगा कि क्या क्या कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। और यहाँ पे लिख सकते हैं ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर T1, और माइनस में क्या आ जाएगा, ई ए अपॉन में आर T2। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ln K2 अपॉन K1 है, यहाँ पे सीधे सीधे ई ए अपॉन आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/T1 माइनस 1/T2 बच जाएगा। क्या बचेगा, 1/T1 माइनस 1/T2 बच जाएगा। बच जाएगा कि नहीं। जी सर। अब बस यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे कि ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका T1 T2। ठीक है, तो यहाँ T2 माइनस T1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग में जब चेंज करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 2.303 से, और लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, तो सर इसमें क्यों आया 2.303? जब ln को log में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई तो करते हैं ना अच्छा, हम लोग। एल एन को हमने लॉग में चेंज कर दिया। जी हम्म, सर, ठीक तो यहाँ पे और सही से लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, log K2/K1 इज इक्वल टू, ये मल्टी ई ए अपॉन में इधर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा 2.303 आर, और T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। है। पिछले पेज पे जा सकते हैं। ओके, डन सर। हो गया। जी सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं हम लोग। ये भी लिख लिया आपने, हाँ जी सर। तो पहले ये लिखा आपने उसके बाद वो लिखा।
सर पहले वो लिखा फिर ये लिखा, वो रह गया था पीछे कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक। अब देखिए अपने पास क्या सॉल्व करता है। सर आपकी अब अपने आवाज पास कट आता रही है। है। अब हेलो हाँ जी सर, अब आ रही है। युवराज। आ रही सर, अब आ रही हाँ, तो हमने के और टी में टेम्परेचर देखा, रिलेशन देखा आर्हेनियस इक्वेशन के बेस पे। अब हम आज करेंगे, अभी करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है बेसिकली? रिएक्शन को जल्दी करता है या लेट करता है, बताइए? है। जल्दी करता है सर। जल्दी करता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हम जी सबसे सर। पहले कैटलिस्ट को डिफाइन करते हैं। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which increase the rate of reaction, rate of reaction without undergoing any permanent chemical change, without undergoing any permanent chemical चेंज। change। ठीक है, ये खुद चेंज नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपने पास क्या हो जाता है कि जैसे जस्ट सपोज 2KClO3 है। ठीक है, और इसमें हम मोलिबिड मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ये क्या आपका कैटलिस्ट है? तो ये बेसिकली 2KCl3O2 में बहुत जल्दी दे देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है, बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, उसका भी ठीक है। रीजन होता है कि क्या होता है एक्चुअल में। एक्चुअल में ये क्या करता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, उससे डिक्रीज कर देता है। उससे क्या कर देता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा, तो तो रिएक्शन वो जल्दी हो जल्दी जाएगा कि नहीं? जल्दी एक्टिवेट हो हाँ, जाता है। एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, हाँ, ये वाला जो ये है बेसिकली इसको डिक्रीज कर देता है। तो इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिख देते हैं। इट डजेंट अफेक्ट, कैटलिस्ट डजेंट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लीजिए, फिर ग्राफ वगैरह लिख के हम लोग इसे समझेंगे। डन सर। चलिए, अब देखिए अपने पास क्या आता है। In presence of the catalyst, activation energy of a reaction decreases। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ catalyst, E activation energy of reaction decreases and rate of reaction, rate of reaction increases, and rate of reaction increases। तो यहाँ पे जी अगर सर। हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ प्लॉट करें, तो देखिए ये आपका होगा विदाउट कैटलिस्ट। क्या होगा ये? विदाउट कैटलिस्ट होगा ये वाला ग्राफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला जो ग्राफ मैंने अभी प्लॉट किया है ये होगा विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, और जी सर। इसके एक विद कैटलिस्ट भी डालूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने पास क्या है? यहाँ पे रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट्स है। और इधर अपने पास क्या है? प्रोडक्ट्स है। क्या अपने पास प्रोडक्ट्स है? अब यहाँ पे देखिए अपने पास ये जो है आपका ऊपर वाला, एक तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट, ई ए विदाउट
कैटलिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ पाथ विदाउट कैटलिस्ट, रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट। अब जैसे हमने इसमें कैटलिस्ट डाला, अब आपका जो रिएक्शन होगा वो ऐसे हो जाएगा, यहीं पे आपका रिएक्शन ऐसा हो जाएगा। मतलब कि जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी आएगा वो बस इतना आ जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक का ई, ये विद कैटलिस्ट। क्लियर है। और रिएक्शन पाथ, ये जो ब्लैक वाला है रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट होगा। तो ये होता है आपका कैटलिस्ट का इम्पोर्टेंस, कि ये खुद में कोई केमिकल चेंज नहीं लाता है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिएगा, कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिव्स फ्री एनर्जी। सर इसका क्या मतलब हुआ, किसका? गिब्स फ्री एनर्जी को ऑल्टर नहीं गिव्स फ्री करता? एनर्जी मतलब डेल्टा जी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब उस पर ओके कोई इफेक्ट नहीं करता। जी सर। हम्म। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा कि इट कैटलाइजेस, it catalyzes the spontaneous reaction। बस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, ठीक है, बट नॉट कैटलाइजेस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता है। इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे युवराज? सर आप बताओ, छोटा चैप्टर कोई बचा हो फर्स्ट बुक में? छोटा चैप्टर, मैं तो कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन ही कर लेते हैं। सॉल्यूशन में थोड़ा सा स्टार्टिंग में उसमें टाइम लगेगा, कम से कम पूरी फिजिकल जो न्यूमेरिकल वाली है वो निकल जाएगी। हाँ हाँ। उसमें आपको मोलारिटी वगैरह में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर 11th पढ़ा होगा आपने सही से तो भी। नहीं सर। हाँ, तो फिर उसमें मोलारिटी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी उसके बाद 2 से ढाई लेक्चर का हो जाएगा, 2 से 3 लेक्चर में। समझ गया सर। और क्या कहते हैं, बाकी कौन सा चैप्टर पढ़ा होगा सर फर्स्ट बुक में? फर्स्ट बुक में और भी चैप्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए सरफेस केमिस्ट्री, तो वो भी थ्योरेटिकल है और बड़ा ही लगेगा। मेटलर्जी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और डी एंड एफ ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। तो ये मेटलर्जी, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चारों चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक के होंगे इसमें, जी ठीक है। सर। तो मैं यही सोच रहा था 3 फिजिकल के हो गए हैं, एक और बचा सॉल्यूशन, तो 1 to 4 पूरा कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। हाँ। उसके बाद हम इधर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और तो सर कोऑर्डिनेशन ये। हमारी फिजिकल को केमिस्ट्री बेसिकली खत्म हो जाएगी उससे? नहीं, उसके बाद एक चैप्टर बचेगा, उसमें जो होगा आपका सरफेस केमिस्ट्री, वो थ्योरेटिकल है। सब कुछ लिखवाना पड़ेगा, काफी सही चैप्टर है वो भी। तो वो एक बचा रह जाएगा, बाकी उसके बाद हम लोग कर सकते हैं, बाकी वो 4 चैप्टर हो जाएगा तो ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो सर ऐसे कर लेते कि इसके बाद सोल्यूशन कर लेंगे, फिर उसके बाद वो कर लेंगे सरफेस वाला। ठीक है, सरफेस में तो फिर पूरा फिजिकली खत्म हो जाएगा, अच्छा रहेगा। फिजिकल खत्म हो जाएगा ना सर, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक खत्म कर लेंगे। 4 चैप्टर है ना शायद इनऑर्गेनिक के। हाँ, इनऑर्गेनिक में इसमें तो 4 ही चैप्टर है, मेटलर्जी, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एंड सर कोऑर्डिनेशन। मेरे हिसाब से वो तो रिलेटेड होगा 11 से, पी ब्लॉक वगैरह। एक्चुअल में कंपाउंड जो है वो 10th क्लास या 9th क्लास में दे रखा है, 10th क्लास में, जो मेटल एंड जी नॉन सर। मेटल चैप्टर है, रोस्टिंग वगैरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा और ज्यादा दे रखा है। समझ गया जी सर।
एंड बाकी अपना क्या कहते हैं, उसके बाद हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रह जाएगी बस। हाँ उसके बाद तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रह जाएगा। तो सही है देखिए सर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर कितने कितने लेक्चर लगेंगे हर एक चैप्टर में? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जो लगेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उतना ज़्यादा नहीं होगा, और बी ब्लॉक में बड़ा चैप्टर एक पी ब्लॉक एलिमेंट है आपका, सबसे बड़ा चैप्टर। जी और वो सर। सबसे ज़्यादा वेटेज का है भी बोर्ड में, अगर हाँ बोर्ड हाँ, के उससे देखें तो। समझ गया सर। ठीक है, तो बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसको शुरू करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। इस चैप्टर में थोड़ा सा रह रहा है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ा दूंगा आपको, जी सर। प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया। हाँ जी सर। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट थैंक यू क्लास में। सर। ओके, थैंक यू।